नमस्कार दोस्तों। एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। करियर टॉक की सीरीज में हम कोशिश करते हैं विद्यार्थी पेरेंट्स इनको एक समुपदेशन मिले, मार्गदर्शन मिले। उस उद्देश्य से देश भर के नामी गिरामी हस्ती गेस्ट को हम हमारे इंस्टीट्यूट पे आमंत्रित करते हैं। आज इसी कड़ी के बीच एक दिग्गज हस्ती हमारे बीच मौजूद है। एस्ट्यूट अकेडमी के डायरेक्टर, संचालक, साथ ही इंटरनेशनल करियर काउंसलर और हज़ारों से ज़्यादा करियर मार्गदर्शन के सेशन देने वाले मुकुल जी चिमोटे सर आज हमारे बीच मौजूद है, जो हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा है। करियर काउंसलिंग की दिशा को बदल देने वाले, नए नए आयाम देने वाले टेक्निक्स को उन्होंने इजाद किया है और देश भर में उनके मार्गदर्शन में हज़ारों विद्यार्थियों ने अपना सफल करियर बनाया है। तो सबसे पहले एप्टेड एजुटेक करियर नमस्कार। डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। जी सर, ज़ोरदार तालियों के साथ सर का यहाँ पे स्वागत किया जाए। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में एक नहीं क्या मान्यता है कि विदेश में अगर शिक्षा लेनी है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है। क्या ये फैक्ट है या ये महज एक मिथ है? हेलो। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं एप्टेड एजुकेशन एजुटेक का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुमसे सर का, सभी यहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। ग्रेटिट्यूड है मुझे इसके लिए, बिकॉज आई लव स्पेंडिंग टाइम विद द यूथ्स। ठीक है, मेरा पैशन है। अब जैसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विदेश में शिक्षा हमें लेना चाहिए क्या, या फिर वो अफोर्डेबल होती है क्या, कि वो बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है क्या, और बहुत ज़्यादा रिस्क होती है क्या, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमें मालूम रहना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है। ठीक है, जैसे आप लोग एमबीए कर रहे हो, तो आप एमबीए कहाँ से कर रहे हो? यस, एनीबडी? सब लोग पीआर पोटे से हैं? आप लोग भी पीआर पोटे से हैं? राम मेघे से? अच्छा अच्छा, ठीक। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप पीआर पोटे कॉलेज में अभी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये लोग स्ट्रक्चरल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और राम मेघे इज हैविंग अ वेरी डिसेंट, उसका भी काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है राम मेघे भी सच। लेकिन फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का महत्व है कि नहीं? आईआईटी का महत्व है कि नहीं? यदि मैं एम्स से यदि मैं पढ़ने गया, तो मेरा नॉलेज लेवल या मुझे जो एक्सपोजर रहता है वो डिफरेंट लेवल का रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या आईआईटी में से यदि मैं इंजीनियर बनता हूं, तो क्यों टॉपर्स जो रहते हैं जेई के, वाई दे वांट टू प्रिफर द आईआईटी लाइक इंस्टीट्यूशंस, वाई देन, है ना। और जो आईआईटी टॉपर रहता है, वाई ही वांट्स टू गो फॉर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, जो इधर है, क्या बोलते हैं, यूएस का नंबर 1 जो जग का इंस्टीट्यूशन है, उसको क्यों जाना रहता है? बिकॉज ऑफ द रिसर्च, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, है ना, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बराबर है। तो हम लोग जितना अच्छा एक्सपोजर लेंगे, उतना अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। हमारी लाइफ स्किल्स भी उतनी ज़्यादा एनहांस होगी, है कि नहीं? बेसिकली ये रहता है फंडामेंटल। तो आज क्या होता है कि दिस इज अ एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो भी एरा चल रहा है, जो भी ये ज़माना चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे व्यापार शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, सिलेबस अपग्रेडेशन हो रहा है, स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर केवल डिग्री से कुछ होने नहीं वाला है। स्किल एनहेंसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने जाते हैं, तो आने वाले 10 साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये हमें पता चलता है, और उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं नेचुरली। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने और अभी भारत सरकार ने
जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है, सारे राज्य सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ों पे प्रमुखता पे उन्होंने उसको एक ये दिया हुआ है, एम्फेसिस दिया है। वो मेजर एम्फेसिस है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन द एजुकेशन, एंड सेकेंडली रिसर्च एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। तो दिस इज द एरा कि आज हम 20-20 साल हमारे सिलेबस चेंज नहीं होते, हमारे सिलेबस का अपग्रेडेशन नहीं है, प्रॉपर प्रकार से इंटर्नशिप्स एक्सपोजर हमें मिलता नहीं है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल इज मिसिंग इन इंडिया, रिसर्च का फंड नहीं है आज हमारे पास। जैसे हमारे पास पहले आईटी सेक्टर था, एक जमाने में आईटी रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पर आया, तो आईटी एक्सचेंज होता था, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का, अभी रिसर्च एक्सचेंज का जमाना है। तो हमें जागतिक स्तर पर क्या चल रहा है ये यदि हम सीखेंगे नहीं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको आज देखोगे तो नौकरियां देखेंगे तो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2,50,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज, ये भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का ये मेजर बढ़ते जा रहा है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये होने वाली। तो हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये जमाना है। तो ये कैसे रहेगा? जब हम हमारे पास में क्वालिटी एजुकेशन का एक्सपोजर रहेगा। सेकेंडली, जब हमारी स्किल एनहांस होगी, प्रोफेशनल स्किल्स एनहांस होगी, हमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा। ग्लोबल इंडस्ट्री को आने वाले जमाने में क्या चाहिए ये स्किल्स जब हमारे पास रहेगा, और अलग अलग कल्चर्स को जब हम अडॉप्ट कर पाएंगे, है ना, तो तब हम एक क्वालिटी प्रोफेशनल बनेंगे। डिग्री इज नॉट प्रोफेशन, डिग्री इज नॉट करियर। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, देखो आप सब, करियर हम पहले क्या करते हैं, डिग्री करते हैं, बाद में करियर चॉइस करते हैं। पहले करियर चॉइस होना चाहिए, बाद में डिग्री चॉइस होना चाहिए। एक्चुअली मेनी इंजीनियर्स आर बिकमिंग आईएएस ऑफिसर्स और मेनी डॉक्टर्स आर ऑल्सो बिकमिंग आईएएस ऑफिसर्स। वाई? तो ये करियर आइडेंटिफिकेशन करते हुए हमने क्या स्पेशलाइजेशन जो आप कर रहे हो अभी पीजी के लेवल पे, ये स्पेशलाइजेशन और इसके साथ अलाइन क्या कर सकते हैं हम। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ने क्या कि सपोज एक मैनेजमेंट का पर्सन है, उसको यदि थोड़ा इंजीनियरिंग प्रोसेस का नॉलेज होगा या एआई का नॉलेज होगा या बाकी कुछ डिजिटल मार्केटिंग का उसको यदि नॉलेज होगा तो वो ज्यादा अच्छा बनेगा। आज यदि एक आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर हो लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यदि आपको आती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आपको समझता है, लॉ का कुछ नॉलेज है आपको, क्या ये जरूरी नहीं है? फाइनेंस का नॉलेज यदि आपके पास नहीं रहेगा तो क्या आप अच्छा बनोगे? नहीं बनोगे। आप एक लेवल तक जाओगे, एक संस्था बोलेगी अरे इसको इतना ही आता है, लेकिन आपको यदि ग्रेटेस्ट लेवल पे जाना है तो आपको ये सारी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, तब आप एक कंपनी के सीईओ बन सकोगे। तो दैट इज करियर, कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर 10 years of time, whether I want to have my own company, whether I want to lead one institution, or I just want to become a site engineer or a marketing person in a small company, that is your dream. तो जब हम परदेश में जाते हैं तो हमें ये सब चीजें अडॉप्ट करने मिलती है और स्किल एनहांसमेंट होता है। एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न, मैं आपको बता दूं कि आज ये कॉस्ट क्राइटेरिया ही नहीं रहा है आज एजुकेशन का। आपको फ्री एजुकेशन भी मिल सकता है। ये होता है प्रोफाइल बिल्टअप पे, एकेडमिक प्रोफाइल, नॉन एकेडमिक प्रोफाइल बिल्टअप करना पड़ता है। आज केवल पढ़ाई के भरोसे एडमिशन होती नहीं है आज सब तरफ। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, द रिसर्च बजट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, which is twice the education budget of India. The single university has got a research budget of 2 lakh crore rupees. MIT जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट में, इसमें 90% बच्चों को फीस नहीं है। मेरा खुद का बच्चा सोहम चिमोटे, ही इज टेकिंग बिजनेस एंड इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट विद इंजीनियरिंग एट अ 0% ट्यूशन फी इन जर्मनी, बेटर इंस्टीट्यूशंस देन IITs। तो ये सब आपके लिए उपलब्ध रहता है। इसके लिए हमें
करियर आइडेंटिफिकेशन, प्रोफाइल बिल्टअप ऑफ एकेडमिक प्रोफाइल यानी क्या? एकेडमिक प्रोफाइल यानी स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस, यानी पढ़ाई में का परफॉर्मेंस हो गया, इंटर्नशिप्स हो गई, सेकेंडली तुम्हारा फॉरेन लैंग्वेज तुम पढ़ रहे हो क्या, उसके बाद में तुमने और क्या क्या कोर्सेज किए हैं, रिसर्च किया है क्या, पब्लिकेशन किया है क्या कोई, ये सारा एकेडमिक्स में कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, नॉन एकेडमिक यानी आपने आउट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम किया है क्या, क्या आपने वृद्धाश्रम में कभी सेवा की है क्या, प्लांटेशन एक्टिविटीज की है क्या, भारत स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेशन किया है क्या, क्या क्या वॉलंटियरिंग किया, ऑर्गन डोनेशन प्लेज के लिए आपने काम किया है क्या? एक विद्यार्थी था आळंदी का जिसको 65% मार्क्स थे. He used to spend his time with the blind children, telling them the Panchatantra stories. He received the scholarship of 1.25 crores from University of Texas. तो ये जो प्रोफाइल बिल्टअप रहता है ये जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. केवल ऐसे जॉब कोई आपको प्लेटर में देने ही नहीं वाला है. तो ये सब जो है ये बिल्टअप करने से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, फंडिंग मिलता है. काफी सारे हमारे महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार की भी बहुत सारे रिजर्वेशन बेस्ड भी बहुत सारी स्कॉलरशिप रहती है बेस्ड ऑन योर मेरिट, जिसमें आप बाहर जाके पढ़ सकते हो. काफी फाइनेंशियल्स भी अच्छे. आज नॉर्मल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आप आईआईएम करने जाओगे तो 35 लाख रुपए लग जाते हैं. तो इससे भी सस्ता आप बाहर जाके पढ़ सकते हो. ऐसा नहीं है कि कॉस्ट आप कैसे हो और आप कैसे प्रयत्न कर रहे हो उसके लिए इस पे, और टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशंस, अर्ली प्रिपरेशन ऑफ स्टडीज, दिस विल गिव यू लॉट ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है. एज फार एज रिस्क इज कंसर्न, जो इन्होंने तीसरा पूछा मेरे को, 5 मिनट बाद क्या होने वाला है पता है क्या? देर इज नो रिस्क, देर इज नो गेन इन लाइफ. एक यदि बिजनेसमैन है, यदि टोंगसे सर यहाँ पे हैं, इन्होंने भी सोचा कि अरे मेरा तो बिजनेस आज बिल्डकॉन का मेरा पूरा अनुभव था और सारे अनुभवी को उन्होंने एक साथ लाके इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन शुरू किया, तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चों को कैसे फायदा मिले इसके, मेरे रीजन के बच्चों का ग्रोथ कैसे हो, ये उसका दृष्टिकोण था. लेकिन एट द सेम टाइम यदि उन्होंने ये सोचा रहता कि ये चालू करने से मेरा करोड़ों का घाटा हो गया तो क्या इंस्टीट्यूशन शुरू हो सकी रहती? क्या नहीं हो सकी रहती. धीरूभाई अंबानी वॉज नॉट अ ग्रेजुएट. धीरूभाई अंबानी 10th भी पास नहीं थे, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरते थे. फिर उन्होंने इतनी बड़ी ऑयल इंडस्ट्री कैसे डाल दी, सबसे बड़ी सारे आईआईटीएंस को उन्होंने एम्प्लॉय कर दिया. तो यदि जीवन में रिस्क नहीं है, एक फौजी यदि एनडीए में जा रहा है और उसकी यदि मां सोचेगी कि इसको गोली लग जाएगी तो मैं फौज में नहीं डालूंगी, तो फौज की भर्ती ही बंद हो जाएगी. नो बड़ी. आज एक एक फैमिली से 3-3 लोग आर्मी में जाके अब शहीद हो जाते हैं, फिर भी चौथा बच्चा बोलता है नहीं मुझे आर्मी में जाना है, मां उसको भेजती है. तो इन लाइफ है ना, जितना रिस्क आप लोगे उतना अच्छा बनोगे, आपका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा उतना. यदि आप रिस्क ही लेते नहीं हो तो आप अच्छा कैसे बनोगे, बड़े लेवल पे कैसे जाओगे आप? तो जो रिस्क लेता है वही तो सीखता है. तो जब आप दुनिया में घूमोगे तभी तो नेशनल बिल्डिंग में काम कर पाओगे. भारत की प्रगति में कब आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे? आज यदि गूगल पिचाई को देखो, सुंदर पिचाई को, वो भी भारत में उसके पिताजी नॉर्मल एक सरकारी ये थे, उसके टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास. नारायण मूर्ति के मिसेस ने, सुधा मूर्ति ने अपनी बैंगल और कान का बेच के उनको कुछ पैसे दिए थे उधार, 5-10 हजार रुपए वो जमाने में, कि जाओ इससे काम चालू करो आप. तो जब आप ये सारा आदर्श रखते हो और ये करके जब ग्लोबल चीजें देखते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है 10 साल में और मैंने क्या करना चाहिए. जब आप ये ग्लोबल सिटीजन बनोगे तो अल्टीमेटली आपके देश का भी फायदा होने वाला है. ये सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है. तो मेरा बोलना यह है ना कि आपको अभी ग्लोबल एक्सपोजर देने का ये समय है, बहुत ज्यादा समय है, तभी आपका अच्छा ग्रोथ होगा. नहीं तो फिर वो क्या है, एक नॉर्मल तो बन ही जाओगे, 25-30 हजार रुपए की नौकरी तो मिल ही जाएगी, नहीं तो शादी वादी हो ही जाएगी अपनी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये आपका दृष्टिकोण है, आपको आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं. तो
रिस्क तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हम सीढ़ी उतर रहे हैं, उसमें भी रिस्क है। डॉक्टर्स ने यदि सोचा रहता कि कोरोना के समय हमने पेशेंट्स को देखेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, तो फिर करोड़ों लोगों का यहाँ पे और ज्यादा संख्या में लोग चले गए रहते। तो जीवन में रिस्क से डरना नहीं चाहिए। तो भाग है हमारा, है कि नहीं? और खुश रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग। बहुत कम लोग स्माइल करते हैं, स्माइल करना चाहिए। तो ये है। सर ये फॉरेन में जाने के लिए जो एक करियर, जैसे आपने कहा कि करियर डिसाइडिंग फैक्टर्स में सबसे पहले करियर को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एक्सपीरियंसेस को मैं स्टडी कर रहा था सर, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दिया है कि करियर डिसाइड करते वक्त बहुत से कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, एआई बेस्ड नहीं क्या कुछ टेस्ट होते हैं, उससे नहीं क्या हम पता लगा सकते हैं कि किस करियर में नहीं क्या बच्चों ने आगे बढ़ना चाहिए। तो सर ये किस तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, एआई टेस्ट होते हैं, जिससे हम नहीं क्या बच्चों का करियर जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है आज के डेट में? अच्छा सवाल है आपका। तो बेसिकली देखिए, करियर चॉइस करने के 5 मूलभूत एक पैरामीटर्स होते हैं। ये 5 मूलभूत पैरामीटर्स क्या हैं? तो सबसे पहला पैरामीटर होता है सेल्फ एनालिसिस, कि मेरे अंदर अच्छा क्या है। सपोज एक उदाहरण के तौर पे देता हूं कि यदि मेरा स्वभाव जो है ये इंट्रोवर्ट है, कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, मैं लोगों में ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूं, मुझे में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा हूं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है मेरे में, एक्सप्रेशन नहीं है मेरे में, तो क्या मैंने एमबीए मार्केटिंग लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, मैं बना ही नहीं उसके लिए। एक लॉयर को देखो, राम जेठमलानी जी का नाम सुना होगा आपने, या एडवोकेट हरीश साल्वे जी का भी नाम सुना ही होगा यदि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ही इज द नंबर 1 एडवोकेट इन, you can say the one of the best in the world. He is charging 15 lakh rupees for his one argument. यानी 15 मिनट हरीश साल्वे को यदि खड़ा रहना है तो उसकी फी रहती है 15 लाख रुपए, यानी 1 मिनट का 1 लाख रुपए मिलता है उसको। ठीक है, वही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर या लोअर कोर्ट के बाद बहुत सारे वकील रहते हैं जिनका घिसा पिता कोर्ट रहता है और वो वहाँ पे टाइपिंग करते बैठे रहते हैं, या फिर सर्च रिपोर्ट करते हैं, या स्टैम्प पेपर पे आपको कुछ करारनामा वगैरह बना के देना है तो वो करते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों के पास भी एलएलबी डिग्री है। तो फर्क क्या है भाई? प्रतिभा का फर्क है। यस, तो यदि मेरे में कम्युनिकेशन नहीं है तो मैंने मार्केटिंग नहीं लेना चाहिए। मेरे में यदि कम्युनिकेशन नहीं है तो मैं अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकता। यदि आप में कम्युनिकेशन नहीं रहता तो आप इनको सिखा सकते थे कि आप नहीं, कितने भी होशियार हो, आपने कितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स पास कर लिया आपने, यदि कम्युनिकेशन बेसिक इंस्टिंक्ट आप में नहीं है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे खुद को? नहीं करोगे। वैसे ही मेरे में टेक्निकल एप्टीट्यूड मेरा कम है, मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी कम है, मेरा लॉजिक कम है, मेरा उतना ठीक नहीं है, और मेरा ड्राइंग भी ठीक नहीं है, तो मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, है ना। मैं स्कूल में चटाई बनाता था तो टीचर देखती थी कि चटाई है कि क्या है करके, उसको पहचानने में समय लग जाता था। इतना बढ़िया क्राफ्ट था मेरा, समझ में आया? तो बेसिकली आपकी प्रतिभा के ऊपर कोई भी प्रोफेशन अच्छा और करियर अच्छा और बुरा नहीं होता। ये हमारी मानसिकता है कि अच्छा है। आज आप बोलते हो कि आज मैंने किसी लड़की को बोला कि ये डब्बे वाला है, डब्बे वाले से शादी करता, वो बोली कि नहीं मेरे को शादी नहीं करना है डब्बे वाले के साथ। जोमेटो क्या है भाई? एक डब्बे वाले ने कितने करोड़ की इंडस्ट्री डाल दी आज। टॅक्सी वाले से कोई शादी नहीं करता, अरे काही नाही टॅक्सीचा व्यवसाय पोराचा आपल्या, है ना। आज क्या है, ओला उबर क्या है, कितने करोड़ का है। तो कोई भी प्रोफेशन अच्छा और बुरा नहीं होता है। तुम्हारे अंदर क्या स्किल है ये आइडेंटिफाई यदि करोगे तो बहुत दूर तक जाओगे आप। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पैरामीटर होता है स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, इंटरेस्ट और स्किल सेट ये दोनों का रहना जरूरी है। यदि मैं मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा क्या? नहीं, मेरे में स्किल है
और मेरे में इंटरेस्ट भी है, तो ये दोनों चीजें जब मेरे में है तभी तो मैं अच्छा कुछ बन पाऊंगा। तो स्किल का आइडेंटिफाई होना और उसको इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना और वीकनेसेस की पहचान होना कि मुझे क्या नहीं करना है, ये मालूम मालूम रहना चाहिए। ये तीन चीजें रहती हैं। पहला पैरामीटर होता है करियर चॉइस का। फिर दूसरा पैरामीटर क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द स्ट्रीम इन अकॉर्डेंस टू योर स्किल सेट एंड योर इंटरेस्ट। कि मैं जो भी कर रहा हूं, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूं क्योंकि मेरे काका ने बताया, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं करके मैं इंजीनियरिंग में आ गया। अब कैसे घिसे पीटे करके मैं टेक्निकल मैकेनिक्स पढ़ता हूँ, ड्राइंग नहीं करता, कैसा कैसा करके मैं पास हो जाता हूँ, या कुछ भी करके मैं एमबीए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। अब तो कुछ करना पड़ेगा, एक तो मेरे को सरकार की नौकरी की परीक्षा देना पड़ेगी, या कुछ तो डिग्री चाहिए ना यार, नहीं तो कैसा चलेगा, इसलिए मैं डिग्री ले रहा हूं। गलत राह पे आओ। आपसे 12th का बच्चा भी बेटर हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये जरूरी होता है कि मेरे अंदर खूबी के हिसाब से जो मेरे अंदर खूबियां हैं, इससे रिलेटेड मेरी स्ट्रीम रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब स्ट्रीम भी मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अब तुम्हारे लेवल पे प्रोफेशनल रहता है, वो प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन तुम्हारे लेवल पे लागू होगा। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे के लिए, 11 12th के लिए अलग रहेगा, बैचलर्स के समय अलग रहेगा स्किल सेट। तो अभी तुमको देखना पड़ेगा कि कौन से करियर को चॉइस करना है, विच करियर हैज टू बी चूजन, प्रोफेशनल क्या लाइन पकड़ना है। तो ये स्ट्रीम आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर थर्ड होता है आइडेंटिफाइंग द राइट एजुकेशन सिस्टम फॉर माई सेल्फ। I can do my engineering from वडगांव कॉलेज ऑफ, या अकोला रोड के ऊपर वडगांव का भी कॉलेज है इंजीनियरिंग, वहां पे भी डिग्री मिल जाती है मेरे को। VNIT भी मिल सकती है, IIT भी मिल सकती है, मैं जर्मनी भी जा सकता हूँ, मैं यूएस भी जा सकता हूँ, मैं फ्री इटली में भी जा सकता हूँ, फ्री जर्मनी में भी, IIT से भी बेटर जा सकता हूँ, IIM में भी मैं कर सकता हूँ, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, वेलिंगर्स में जा सकता हूँ। आ गए समझ बात? तो बेसिकली मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए मुझे स्ट्रीम के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर चौथा आता है पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या है भाई? मुझे यहां तक, ये जर्नी तक पहुंचना है, मुझे प्रोफेशन में पहुंचना है, तो मुझे क्या क्या पैरामीटर पूरा करना पड़ेंगे, तो फिर उसके लिए पैरामीटर्स करना। पांचवा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इमोशनल सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। तो हमारे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होना, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, अपने चीज हम क्या सोचते हैं और क्या चल रहा है इसके बारे में वार्तालाप होना चाहिए। और सेकेंडली, जो भी परिस्थिति है उनकी, वो परिस्थिति को पहचान कर, सपने में रह के नहीं, वास्तविकता में रहकर हमको अकॉर्डिंगली अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा। और फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ या फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हम बेस्ट जगह पे पढ़ने जा सकते हैं। चॉइस देखो, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्टेट ऑफ माइंड, हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ, हिज सक्सेस और हिज अनसक्सेस। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये ख्याल में रखिए आप। तो आपको यदि ये पहुंचना है बेस्ट जगह, तो ये 5 पैरामीटर्स को यदि कंसीडर हम करेंगे तो इससे हम अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस एक एआई बेस्ड टूल होता है। वो टेस्ट से कुछ होता नहीं है, लेकिन टेस्ट से एक आकलन जरूर हो सकता है कि ये, क्योंकि वो स्वयं से ही वार्तालाप है, आपका सेल्फ असेसमेंट है। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे साथ वो वार्तालाप करेगा, पेरेंट्स के साथ हमारा वार्तालाप होगा, प्लस उसको उसका स्किल सेट समझ में आएगा। ये सारी चीजें ये समझने के बाद देन वी कैन प्लान द करियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्रीज, I am talking about your career path, and then we can align the courses, we can align the profile built up, and then automatically we will be having a great employment. आगे समझ में जो पेता है का? सर आज के डेट में अगर कोई स्टूडेंट जो है जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए
अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो कौन से कंट्रीज़ प्रायोरिटीज़ पे उसने रखने चाहिए? अरेबिक कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका? आपके हिसाब से टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है जहाँ पे हम स्टडीज़ के लिए काय जा के लिए? सकते हैं? स्टडीज के लिए जैसे जी। बेसिकली सबसे अच्छा तो यूनाइटेड स्टेट्स है। यानी आज यदि शिक्षण मंत्री हमारे जो राज्यसभा में मनसुख मांडविया जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो लगभग भारत से प्रतिवर्ष 20 से 24 लाख बच्चे बाहर पढ़ने गए थे। इसमें से लगभग 4.5 लाख बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द एम्पल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, third, multidisciplinary approach in the education. Means suppose she is doing structural engineering, so along with that she can have the finance subject, she can have the psychology subject, or she can have a AI subject with her or related programming with her. आ गई समझ में बात? तो मैं यूएस कैसा है कि एक उदाहरण देता हूं। वी आर यूएस बेस्ड कंपनी, हमारा अमेरिका में भी खुद का ऑफिस है। तो बेसिकली हमारे एक डॉक्टर डेविड कॉफमन करके एक हमारे ऑन बोर्ड फैकल्टी हैं, वेरी वेरी 70 ईयर्स, टोंगसे सर से भी सीनियर होंगे। तो बेसिकली ही इज अ साइकोलॉजी ग्रेजुएट एंड नाउ ही इज द वन ऑफ नंबर 1 इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट इन द वाइनलैंड एरिया इन न्यू जर्सी। तो अमेरिका ऐसा है कि आर्किटेक्ट जो है वो डॉक्टर बन सकता है और डॉक्टर जो है वो आर्किटेक्ट बन सकता है। तो तुमको पूरा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन, बेस्ट एक्सपोजर, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूएस में है। जर्मनी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन रह सकता है क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है और 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। 70% ऑफ द, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को जा रही है तो ये आईआईटी से बेटर इंस्टीट्यूशन में ये फ्री एजुकेशन ली रहती है इसने भी। वर्ल्ड में इटली इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द आर्किटेक्चर पार्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में इटली का भी कोई हाथ नहीं पकड़ता है। 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है बच्चों को। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये भी ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत इश्यूज हैं। मैनेजमेंट के लिए फ्रांस इज गुड, बट प्रमुखता से आई विल रेट यूएस, जर्मनी, देन फ्रांस थर्ड, एंड देन यूके वगैरह में अभी फिलहाल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं ये करूंगा। तो ये सारी कंट्रीज को हमने, ऑस्ट्रेलिया इज गुड, कनाडा इज ऑल्सो गुड, बट प्रमुखता से ये है। और बहुत सारे हमारे यदि ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं अभी कि जिसमें आप मास्टर्स करने एम्प्लॉयमेंट के साथ जा सकते हो। यानी बिफोर गोइंग फॉर मास्टर्स यू विल बी हैविंग अ एम्प्लॉयमेंट लेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और ऐसा। एआई और मशीन लर्निंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी और ये डेटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारे फील्ड्स में ऑलरेडी हमने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए रहता है। देयर आर द पैरामीटर्स व्हिच हैज टू बी, ही शुड गेट सिलेक्टेड फॉर दैट। उसके पैरामीटर्स उसको करना पड़ते हैं। तो वो जब जाता है तो बैंक से यदि कोई फाइनेंस वगैरह लेना है तो उसका रीपेमेंट पूरा बच्चा ही करता है, माँ बाप नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारी सुविधा है। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भारत में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है भारत में कि क्वालिटी एजुकेशन आज हमारे को बहुत ज्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। फर्क है ना, आज चाइना में बिल्डिंग बनती है और भारत में बिल्डिंग बनती है, जमीन आसमान का फर्क है टाइमिंग में। यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन नॉट मैच दैट। आज भी राफेल जो है वो इंडिया में खरीदना पड़ता है, राफेल भारत को। तो लॉजिस्टिक्स हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब इतना ग्रेट है ना सारी चीजें, ये कि आप कहीं के कहीं चले जाओगे ये सब करोगे तो बहुत ह्यूज एम्प्लॉयमेंट्स है सारी इसमें। तो ये सारी कंट्रीज को प्रीफर आप करना चाहिए आपने। सर पिछले दिनों कुछ ऐसी खबर थी कि इंडिया से कुछ नहीं क्या एस्पिरेंट्स थे जो नहीं क्या फॉरेन में स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए जो है जाना चाहते थे। फिर लेटर ऑन नहीं क्या ऐसा पता चला रशिया में गए थे वो, और रशिया में जाने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ जो यहाँ से गए थे, स्टूडेंट यहाँ से गए थे, उनको रशिया यूक्रेन वॉर में इंगेज करवा दिया, कुछ को इसराइल वॉर में इंगेज करवा दिया, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर में। तो क्या ऐसे भी नहीं क्या जो इंसिडेंट्स है, कभी अगर हम नहीं क्या
अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से अगर फॉरेन में जाते हैं, ऐसी संभावना होती है? अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या चैनल हमने फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों का हमने ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले रहता है कि प्रॉपर अभ्यास, जो भी विषय हम कर रहे हैं, जो भी स्टेप हम लाइफ में ले रहे हैं, एक नॉर्मल बताता हूँ। जैसे आपके पिताजी यदि घर बना रहे हैं, तो घर बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा उनको, बताओ मुझे। सबसे पहले वो जगह ढूंढेंगे। वो जगह ढूंढने के बाद वो क्या करेंगे, ये जगह में उसके लीगल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। पर लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद क्या करेंगे कि ये इस पे गवर्नमेंट का कोई रिजर्वेशन है कि नहीं, ये भी चेक करेंगे, है सही सब, ये सब चीज़ें। फिर इसके फाइनेंस के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारा देखेंगे। और बाद में फिर वहाँ पे घर बनाने का तय करेंगे। यदि किसी लड़की की शादी करना है, किसी की तेरे को लाना है, तो क्या करोगे सबसे पहले आप बताओ, क्या करोगे? यदि आपकी शादी करना है, हो गई कि शादी आपकी? हाँ, तो अभी शादी करना है तो पहली स्टेप क्या रहेगी आपकी, बताओ। लड़की कैसे ढूंढोगे आप? लड़की वैसे ढूंढनी तो नहीं पड़ेंगी, बट ढूंढ लिया है? ढूंढ लिया। हाँ, तो अच्छे, लेकिन यदि ढूंढना पड़ा तो क्या? ढूंढना पड़ा तो अभी क्या है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में के जो लोग हैं उनसे अप्रोच करेंगे। हाँ, ठीक है। जी, क्या उसका घर देखोगे, घर सब देखेंगे हम। देखोगे, बिहेवियर देखोगे, क्या है क्या भाव, आपने बिल्कुल, लाइफ में चैप्टर पूरा- जुड़ सकता है कि जी, तो जी, पूरा अभ्यास कर लो पूरा ना। इंस्पेक्शन हाँ, करेंगे। जी, हाँ, तो वैसे ही जब हम बाहर जाते हैं जी, तो हमने क्या करना है, जब हम कर रहे हैं तो हमने चैनल प्रॉपर है कि नहीं, जी। हम जो जा रहे हैं उसका प्रॉपर रिसर्च करना, सारी चीजों को देखना पड़ेगा, सारी चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा, तो कोई रिस्क रहती नहीं। जो लोग एम्प्लॉय करने गए थे वो रशियन गवर्नमेंट के साथ में, कल मोदी जी का यदि पुतिन के साथ का टॉक आप देखोगे तो दे वेर प्रॉपरली एम्प्लॉयड विद द आर्मी देयर, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला कि भैया आप इन लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रांसफर दे दो, यहाँ पे रखो मत इनको उन्होंने एग्री कर लिया। फ्रॉड होते हैं, तुम्हारे देश में फ्रॉड नहीं होता क्या? कोई टूरिस्ट आता है, वो लड़की, सबसे ज्यादा तो हमारे देश में सबसे ज्यादा फ्रॉड है, भयानक फ्रॉड्स है ना। कोई बैठा बैठा चैप्टर आदमी तुम्हारे को क्या करके जाएगा पता ही नहीं चलता तुम्हारे को, कुछ भी हो सकता है। टूरिस्ट के साथ तो बाप रे, यानी सारी चीजें हो चुकी है, खून से लेके रेप केसेस से लेके हर चीज हमारे यहाँ पे होती है। तो कोई भी देश खराब नहीं होता, लेकिन हर जगह पे अच्छाई और बुराई हर जगह पे है। तो तुमको कोई भी डिसीजन यदि लेना है तो प्रॉपर अभ्यास पूर्ण तरीके से प्रॉपर लोगों को चुन के करना चाहिए। यदि मैं अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़ना चाहिए तो आपके साथ बेईमानी नहीं होगी, है ना। आपको ये समझना चाहिए, अब गुरुदेव के साथ जो जुड़ते हैं उनको सही रास्ता मिलता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रीचिंग करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो वास्तविकता में ऐसे होते नहीं, अंदर कुछ रहता है बाहर कुछ रहता है, हर धर्म का रहता है। तो तुमको ये पहचान होना चाहिए, तो ये तो है, तो अभ्यास पूर्ण तरीके से जाओ और सही सोर्सेस को चुने। हाँ, जी, सही सोर्सेस, सही व्यक्तियों का चयन। बिल्कुल। आदमी को दो चीजें पता चलना चाहिए, किस चीज को छोड़ना और किस चीज को पकड़ना। इसने जो सीख लिया वो सक्सेसफुल हो जाता है। हमारा उल्टा है, हम जिनको छोड़ना चाहिए उनको पकड़ते हैं और जिनको पकड़ना चाहिए उनको छोड़ते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है लाइफ का। सिंपल है, लाइफ का गणित बहुत सिंपल है, हमने कॉम्प्लेक्स बना के रखा है उसको। सर, और एक प्रश्न था। बेसिकली जैसे यूएस में, जैसे आपने कहा कि यूएस जो है एकदम प्राइम डेस्टिनेशन है जॉब और स्टडीज़ के लिए। 2024 में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और जो बिडेन जो है ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। जो बिडेन जो है वो काफ़ी लिबरल है, बट अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएस में प्रेसिडेंट बनते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। उनका ऐसा बोलना है कि अमेरिका इज़ फॉर ओनली अमेरिकन्स। तो इंडिया, चाइना, साउथ एशिया ऐसे देशों से आने वाले स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए थोड़ा वीज़ा प्राप्त करने में, वहाँ पे स्टडीज़ और जॉब हासिल करने में क्या आपको नहीं लगता दिक्कत हो जाएंगी? और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा स्टूडेंट्स का या जो जॉब करना चाहते हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहली बात बताओ कि तुम्हारा सपोज एक आईएएस ऑफिसर कब बनेगा? यूपीएससी में टॉप 100 रैंक में आने के बाद। उसके बाद क्या होगा उसका? वो एसडीएम बनेंगे। यानी बेसिकली वो नहीं बोल रहा हूँ, रूट क्या है उसका? टॉप 100 में आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसको? स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। हाँ, फिर टेस्टिंग,
जो भी उसके पैरामीटर से पूरा करेगा, करेक्ट, प्रोफाइल वो हिसाब से रहेगा, तब आईएएस बनेगा। जी बिल्कुल, हाँ कि ना? करेक्ट, तो वैश्विक स्तर पर जो भी जॉब रहता है वो प्रोफाइल बेस्ड होता है। तुम्हारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, तुमने क्या क्या चीजें नहीं सीखी हैं, तुम्हारे स्किल सेट का उस एम्प्लॉयर को क्या फायदा है। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू नो प्लेटर, है ना? प्लेटर पे देंगे क्या सबको एम्प्लॉयमेंट? नहीं देंगे। प्लेटर पे कुछ भी नहीं मिलता है, कहीं किसी को भी नहीं मिलता प्लेटर पे। तो तुम्हारे स्किल सेट और तुम कितना बिजनेस ला सकते हो, या वो बिजनेस में कितनी एक्सीलेंसी ला सकते हो, या क्वालिटी ऑफ बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके ऊपर तुम्हारा जॉब सेट रहता है, स्किल सेट रहता है। सो बेसिकली एज फार एज द सिचुएशन इज कंसर्न, इंडियंस आर लीडिंग मेजर ऑफ द यूएस कंसर्न्स। आप गूगल को देख लो, इंटरनेशनल बैंक को देख लो, फाइनेंशियल बैंक को देख लो, हर जगह मेजर कंसर्न्स पे इंडियंस राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गुणों के वजह से। तो स्किल का, गुणों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कहीं पे भी। ये पॉलिटिकल जो चीजें रहती हैं वो पॉलिटिकल चीजें रहती हैं क्योंकि उसको राज्य करना है। तो मैं अमेरिकन को, लेकिन अमेरिकन की यदि क्वालिटी वो जॉब के लिए नहीं है तो वो जॉब तक वो वहां पे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। कोई भी देश आज इस सिचुएशन में है कि सी इन लाइफ वन फंडामेंटल इज क्लियर। गुरुजी हमेशा कहते हैं एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना? हर चीज आप सृष्टि में देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। तो वैसे ही बिजनेस भी जो रहता है ये इंटेलिजेंस पे और रिसर्च पे, एक्सीलेंस पे और अलग अलग प्रकार के एक्सपर्टाइज उसको लगते हैं, एक बिजनेस तभी पूर्ण होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस ग्रो ही होते जा रहा है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और ग्रो हो रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट्स आती जा रही हैं। तो तुमको स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने वगैरह 2.5 लाख लोगों को ले ऑफ दे दिया। इंडिया में कल मेरे पास में सर परसिस्टेंट के मेन प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे यहाँ आए थे कुछ काम से, फॉर काउंसलिंग ही वाज देयर। So he was, I asked him कि what is the position of layoffs? Persistent मालूम है ना सबको? तो बोले 19,000 employees are there. Daily 1 hour, our discussion is on layoffs. Because AI is, आज हमारा नॉर्मल जो टेस्टिंग वगैरह रहता है सॉफ्टवेयर का, ये टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं बोले हमारे को, सब AI से हो जाता है। या जावा हो गया, C++ हो गया, किसी को भी आता है बोले। अब क्लाउड टेक्नोलॉजी है ना, उसके बाद में AI मशीन लर्निंग हो गया, है ना, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया। ये सारी स्किल्स जो आने वाले समय की जो ये करेगा उसको बोले एम्प्लॉयमेंट वो रह रहा है। बोले जिसने अपग्रेड किया जमाने के साथ अपने आप को वो टिका हुआ है, जो अपग्रेडेड नहीं है वो चले गया। एक सुंदर उदाहरण मैं हमेशा देता हूं लेक्चर में। जब आप लोग छोटे थे, यानी हम जब अभी भी जवान है लेकिन तब ज्यादा जवान थे, तो तब बेसिकली तब नोकिया था। सो नोकिया जो फोन था उसकी ऐसी ये थी कि पटक डालो साला फूटता नहीं है ना। और हर जगह नोकिया का मेजर कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में, नोकिया का मेजर मार्केट था। और सडनली 2007-8 के बाद में ऐसा दौर आया कि नोकिया इज नो वेयर, इट इज लॉस्ट। सैमसंग, एप्पल, ये वगैरह सब लोगों ने उसका मार्केट ले लिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आने वाले जमाने के चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सका, मार्केट की पल्स को नहीं समझ पाया, वो ओवर कॉन्फिडेंट रह गया और उसने स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया, और इसलिए उसका पूरा मार्केट शेयर जो 80% मार्केट शेयर था वो कुछ भी नहीं बचा, 5% भी नहीं बचा, और बाकी लोगों ने उसको क्रॉस कर लिया। आगे समझ में बात? तो आप लोगों का करियर, ये मैं दिल से बता रहा हूं, बहुत जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे बता रहा हूं आपको, कि आपका सर्वाइवल तभी है जब आप आने वाले समय को लगने वाली चीजों को नए नए
जो भी ये है क्या बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी चीजों को जब तक आप अडेप्ट नहीं करोगे, आने वाले समय के साथ अडेप्ट नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करोगे, तो आपका एम्प्लॉयमेंट डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। सो ये यदि आप में करते रहोगे, कांस्टेंट प्रोसेस है। जैसे मेरा बच्चा अभी ही इज डूइंग बिजनेस एंड इंजीनियरिंग, तो ही केम फॉर द प्रोजेक्ट्स। अब वो जर्मनी में देख रहा था इंटर्नशिप, अब जर्मनी में इंटर्नशिप्स देख रहा था और कोई ना कोई कुछ अड़चने आई उसको। सो ही आइडेंटिफाइड कि व्हाट आर द स्किल सेट रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। अलॉन्ग विथ हिज ग्रेजुएशन ही जॉइंड सर्टन प्रोग्राम्स ऑफ मास्टर्स यूनियन, जहां पे इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट अलग अलग विभाग के साथ में पढ़ रहे हैं। कितने साल का है वो? 22 साल का, 21-22 साल का। उसमें उसने वो लगा कि वो उनके अपना अपग्रेडेशन चल रहा है। ही इज डूइंग प्रोजेक्ट, ही इज डूइंग थेसिस, ही इज डूइंग मास्टर्स यूनियन एट द सेम टाइम। तो जब वो ग्रेजुएट बनकर निकल रहा है, तो जर्मन कंपनीज और पूरे वर्ल्ड में क्या क्या टेक्नोलॉजी ये चाहिए, वो सारा स्किल सेट वो लेके जा रहा है बाहर। तो ये प्रिपरेशन आप यदि करोगे तो आपको बहुत जॉब्स मिलेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सब आए इंटर्नशिप करने के लिए। अब इंटर्नशिप करने के लिए टोंगसे पाटिल गए। टोंगसे पाटिल जी ने अपना इंस्टीट्यूशन ने अपना विजन शेयर किया, इनके राम मेघे सोकॉल और सोकॉल पुटे कॉलेज अँड ऑल दॅट अँड फॅकल्टीज के असं व्हायला पाहिजे, तसं व्हायला पाहिजे, आमचं हे इंटेन्शन आहे आणि त्यामुळे आम्हाला हे सगळं करायचं आहे आणि तुम्ही तुमच्या मुलांना पाठवा। और फिर इंटर्नशिप रहता है, पार्ट रहता है एमबीए का। आप पार्ट रह करके इंटर्नशिप कर रहे हो बिकॉज यू वांट अ डिग्री। देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट। कल से मत आओ यहां पे, कोई मतलब नहीं इसका। ये यहां पे सीखने का हो। उनका जो एक्सपीरियंस है उसको अडेप्ट करके अपना स्किल एनहेंसमेंट यदि करोगे, इससे अलाइन सारी चीजें करोगे। और एक इंटर्नशिप नहीं, पहले साल से, दूसरे साल से, ग्रेजुएशन से अपने मल्टीपल इंटर्नशिप करना चाहिए। तब हमको समझ में आता है कि हमारे अंदर स्पेशलिटी क्या है। वो यहां पे बैठने के लिए नहीं रहती इंटर्नशिप। तो यू शुड प्रॉपरली वर्क ऑन द साइट टू हैव बिकम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। बट हैव यू वर्क? नो। तो इंटर्नशिप ये पहले निकाल डालो कि डिग्री के लिए इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं नहीं, कुछ नहीं, पैसे का वेस्टेज है, चुराड़ा है समय का। ये आपने यही समय पे टेक्नोलॉजी, आपने अलग अलग जो भी ऑटो कैड और नए नए भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब अपग्रेड करना चाहिए। इंटर्नशिप्स तो करना ही चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस ऑन दिस अटेंड करना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज जैसे अलग अलग लैंग्वेज प्रोफाइल्स भी आपने पढ़ना चाहिए, कंटेंट राइटिंग वगैरह जो रहता है कि ये सब जो चीजें रहती है ये भी आपके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सब रहे, सब सारी चीजें रहे आपके अंदर। अच्छा, आप यदि एक सेट कर रहे हो, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेस कर लो, डेटा अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना अपग्रेडेशन कर लो। तो ये सारी चीजें करने के लिए तभी तो एम्प्लॉयमेंट रहेगी, नहीं तो क्या। आज टाइम्स ऑफ इंडिया देयर वाज अ आर्टिकल दिस ईयर, 40% of the IITians don't have job. 40% of the IITians have no placement. So nobody is here to give you employment on platter. कितना पैसा कमाना है? कितना पैसा कमाना है? क्यों नहीं मालूम फिगर? मां दूध भी नहीं पिलाती मांगे सिवा। तो तुमको ये मालूम रहना चाहिए कितना पगार चाहिए तुमको फर्स्ट नौकरी में, कितने का स्किल लगना चाहिए तुम्हारे को। बताओ बताओ, नेचर वैसे ही तथास्तु करने वाला है आपको। बोलो कितने का पहला पहला तुमको यदि अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बोलो, बोलो जल्दी, कितने का चाहिए जॉब, कितने का पैकेज चाहिए, बोलो बोलो, सांग कितीचं पॅकेज पाहिजे? हा 20 लाख रुपये ॲन्युअल पाहिजे।
म्हणजे 1.5 ते पावणे 2 लाख रुपये महिन्याला पाहिजे. मग त्या हिशोबाने तुझा स्किल सेट आहे का? मग करायला पाहिजे, मग तेव्हाच लागेल ना. और यही आप यदि बोलोगे कि नहीं सर मेरे को तो क्या नौकरी मिल गई चल जाता है, 30-35 हजार रुपए की मिल गई, 3,60,000 रुपए हो गया काम, धारा भारी. उससे लाख रुपए पे जाने के लिए कितना समय लग जाएगा मालूम है क्या आपको? तो जैसा सोचोगे वैसे ही होने वाला है आपके साथ. सो ऑल दिस इज रबिश कि आप बाहर जाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट है, रिस्क हर जगह पे है. कोई भी तुम कैसे, उसका फायदा ये रहता है कि वहां पे जो सीखते हो वो ग्लोबली और भी देशों में तुमको काम में आता है. एंड सपोज आई एम टेकिंग माई एजुकेशन इन जर्मनी, तो आई कैन अप्लाई टू इंडिया, क्योंकि पूना में आज 450-450 कंपनीज, जर्मन कंपनीज केवल पूना में है, क्योंकि जर्मन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे. आज मैं पूरे यूरोप में भी एप्लीकेशन कर सकता हूँ, 28 कंट्रीज में, सेंजन में भी मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ. तो जब आप ये करते हो तो ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्रीज रहती है आपकी. थोड़ा भी अनुभव आपको मिल गया तो ग्लोबली कहीं पे भी काम कर सकते हो. लेकिन आपको वैसा बनना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. तो आज से ये जो इंटर्नशिप है इसको पूजा समझ के करो, और इसके साथ साथ और भी सर इनको अलाइन करके दो कि क्या इसके साथ साथ और क्या इनका होना चाहिए, so that their other skill set should improve on time. ये तभी आएगा. इतना बड़ा विद्यापीठ है कंस्ट्रक्शन का, तो विद्यापीठ है कंस्ट्रक्शन का. और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, तभी तो बढ़ोगे आगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे. ऑन जीआरई टाइप क्वेश्चनिंग्स एंड सैट और एडवांस प्लेसमेंट करके अंडर ग्रेजुएट्स की जो एग्जामिनेशन रहती है, इसके बेस सारा तुम्हारा सीयूईटीज और ये प्लान हो रहा है. इन इंडिया इन 45 यूनिवर्सिटीज यू हैव दिस क्या बोलते हैं, सैट स्कोर एक्सेप्टेबल. अच्छा, आपको और एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट शेयर करता हूं. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी होती है. Now all whatever, suppose she is in Ranmege and she has done her first year of structural engineering in Ranmege. So whatever credit she has earned that are stored in the academic bank of credit, and from here he can apply to topmost universities in the world, in the United States, for another year of her masters. तो जहाँ इसके academic bank of credit के जो credits हैं वहाँ पे redeem हो जाएंगे, और ये she will be paying only for the remaining credits to the university, or she will be getting the degrees from best universities in the globe, better than IITs. ये possibility है for management, for masters, even for bachelors. Half of the bachelor already we have launched such credit transfer branch. अभी हमारा 25 दिन पहले MIT, ADT यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन हुआ, और हमारे बीकेजेंट एजुटेक का पूरा बैच वहां पे क्रेडिट ट्रांसफर बैच लॉन्च हो चुका है. इन पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात वी हैव लॉन्च दिस बैचेस ऑलरेडी. तो बेसिकली जहां पे आप जो बोल रहे हो ना पैसे का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप क्रेडिट ट्रांसफर पे जाओ. तो क्रेडिट ट्रांसफर आपने ले लिया तो आपने आधा प्रोग्राम यहाँ पे कर लिया, आधा प्रोग्राम बाहर चले गया. अभी कुछ MBA प्रोग्राम्स ऐसे हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स है, लाइक इन अमृता यूनिवर्सिटी, कि शी इज डूइंग MBA. Along with that, she can do the MS in business analytics. So she will be getting the MS business analytics from the Stony Brooks University, topmost universities, one of the in the US, along with MBA from the Amrita University. So she will be having a dual degree at a time. तो ये प्रोविजन उसको है कि अभी यदि स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन रही है तो 1 साल मैंने कर लिया, मैंने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया, और वहां पे मैंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी ऐड कर लिया मेरे साथ. तो मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ में मेरा मैनेजमेंट भी हो गया, और मैं टॉप यूनिवर्सिटी से भी पढ़ ली मैंने, और मेरा एम्प्लॉयमेंट आज मेरे को जो रुपीज में मिलने वाला था वो डॉलर्स में मिलना चालू हो गया. फिर मैं यहाँ पे इंडिया में आती हूँ तो मैं बड़े पोजीशन पे काम करती हूँ. तो ऑल दिस फैसिलिटीज आर देयर फॉर यू.
क्रेडिट ट्रांसफर वगैरह कॉमन है अभी। ये इंडियन गवर्नमेंट ने आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट दिया हुआ एजुकेशन में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन। पूना यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, सब ने इसका इम्प्लीमेंटेशन सब ये कर चुके हैं इसका। तो ये सब है। तो जीआरई वगैरह भी आपने जाना है नहीं जाना है, जीआरई देना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, ये सारा चीजें आपने करना चाहिए। आप थोड़ा लेट मिल रहे हो मेरे से सब लोग, लेकिन देर है दुरुस्त है। चलो लास्ट में ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे, अगर आपको देश का एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप देश में क्या चेंजेस, क्या रिफॉर्म लाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा देश के एजुकेशन को लेकर? सबसे पहले तो मैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाऊंगा, क्योंकि एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना सबसे जरूरी होता है। यदि एक अच्छा ह्यूमन बींग नहीं बनेगा तो उसकी किसी भी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। गुड वैल्यूज जीवन में रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक एम्प्लॉयर सबसे पहले, सपोज टोंगसे साहब के पास में एक कोई व्यक्ति आया है जो बहुत हाईली डिग्री है लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं है ठीक, और एक दूसरा है जो बहुत ही मिड लेवल है, यानी लेकिन वो बहुत ईमानदार है या बहुत वो हम्बल है या उसमें ऑनेस्टी है और उसका वैल्यू बेस अच्छा है, तो कभी भी उसको ग्रूम करेंगे वो। सही बोल रहा हूँ? हाँ। सो बेसिकली सबसे पहले जो रहता है कि हमारे जो एंशियंट नॉलेज सिस्टम है, ये एंशियंट नॉलेज सिस्टम हमसे दूर जा चुका है, दूर जा रहा है। तो वो एक स्कूल लेवल पे वो आना चाहिए। सेकेंडली ने सेवा और ये सारा जो चीजें रहता है तो ये उसी से आएगा, उसी से सामने का सारा नॉलेज का बेस जो रहता है, सामने का जो बनना है उसका बेस ही वो है। तो संस्कार जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ह्यूमन बीइंग बनना ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, जो मैंने बोला कि प्रतिभा के हिसाब से एजुकेशन हो बच्चों के, तो हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग अलग होती है, उसके करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो। थर्ड है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन का इंप्रूवमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने लाया हुआ है नई एजुकेशन पॉलिसी में। और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री इन एट अ यूनिवर्सिटी लेवल। ये जो सब रिसर्च वगैरह होता है तो ये यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं होता, ये फंडिंग आता है बाहर से, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रिसर्च जो करती है वो प्रोफेसर बेस्ड करती है। प्रोफेसर्स नोबेल, आज भारत से कितने नोबेल हुए? 10 के आसपास, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, बहुत ही कम, उंगलियों पे मुझ और सकते हैं। अकेले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से 63 नोबेल लॉरेट्स है। तो रिसर्च जो होता है वो प्रोफेसर्स के अंदर होता है, सब ये होता है। तो जब तक ये रिसर्च के डेवलपमेंट से ही इनोवेशन आएगा, इसके लिए इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तभी आज जो भी क्या हो जाता है कि जिसके पास पैसा है वो बन जाता है, या जिसके पास रिजर्वेशन है वो बन जाता है। ये दोनों भी चीजें ठीक नहीं है। बेसिकली यदि रिसर्च बेस्ड आएगा, रिसर्च का पैसा आएगा, तो अफोर्डेबिलिटी स्टूडेंट फीस के ऊपर रहेगी नहीं, डिपेंडेबिलिटी रिसर्च के पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी, तो जो एम्पल रहेगा, है ना, तो फिर वो सस्ता हो जाएगा। आज ये वो रेयरिटी इसलिए महंगा होते जा रहा है। सेकेंडली, रिजर्वेशन को अपोज नहीं है मेरा, लेकिन रिजर्वेशन जो रहता है इसके पैरामीटर्स होना चाहिए। ये पैरामीटर्स में आज मेड़घाट के किसी बच्चे को मालूम ही नहीं रहता बेचारे को क्या है, उसको मिलता ही नहीं है। और किसी का एक व्यक्ति है, उसके पिताजी चीफ इंजीनियर रहते हैं पीडब्ल्यूडी में, उसको रिजर्वेशन की वो बच्चे को जरूरत नहीं है ना। आज कोई सब्जी वाले का बच्चा है, किसी की माँ बर्तन घस रही है कहीं पे, तो एक फैमिली में किसी का वेलफेयर हो गया तो वो सक्षम बन जाता है अपनी फैमिली को अपग्रेड करने के लिए। और सेकेंडली जो आईआईटी जैसी ये है, तो मेरिट लॉस नहीं होना चाहिए, ये हमको केयर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमारे का जो बेस्ट ब्रेन है वह पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि आज 12 लाख लोग जेई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसमें 17,000 जगह है, 17,140 जगह है आईआईटीज में, 66% रिजर्वेशन है ना। बचे हुए 11.5 लाख लोगों को क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? एनआईटीज को और बाकी चीजों को हम पकड़ेंगे तो 50,000 लोग केवल आज जाते हैं। 14.5 लोगों को मेरे यहाँ, मेरे स्टाफ में 3 इंजीनियर्स हैं जो काउंसलिंग फील्ड ज्वाइन कर चुके हैं। तो बेसिकली बेसिक ज्ञान भी इंजीनियरिंग का होता नहीं, उनको डिग्री होती है केवल। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैम्पर हो रहा है इससे। तो तुमको यदि तुम्हारे मेरिट को रखना है यहाँ पे, तो तुमको जो क्या बोलते हैं उपेक्षित समाज है,
उनके लिए प्रोविजन के साथ साथ मेरिट को, डोमेन एक्सपर्टाइज। आज हमारे मिनिस्ट्री में क्या होता है, आप देखो कि सपोज एक व्यक्ति है, उसको कुछ भी समझता नहीं वो चीज का, और उसका वो मिनिस्टर बन जाता है ना। सो गलत है ये। तो डोमेन एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट पार्टी, जैसे चाइना क्या करती है, चाइना अपने सारे टैलेंट को, अमेरिका में सबसे ज्यादा चाइनीज बच्चे पढ़ते हैं, चाइना बढ़ा कैसे आगे, तो उनके साथ बॉन्ड रहता है कि जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं उनको भेजा जाता है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, उसका पूरा खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट करती है, उसको पहले ही जॉब अप्रूवल का लेटर रहता है, वो सारा टेक्नोलॉजी सीख के आता है, उसका बॉन्ड पूरा करता है चाइना गवर्नमेंट के साथ आके बाद। तो मेरे, और फिर उतना पैसा भी देते हैं। तो आज मेरे यहाँ शिक्षकों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो अच्छी प्रतिभावान शिक्षक हैं वो ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हैं, और एलन और इसके जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इनका पूरा ये है, क्या बोलते हैं, माफिया है कि दे आर, एक दिन में क्लासेस, एक अच्छे क्लासेस कोई चल रहे हैं, वो सडनली बंद हो जाते हैं, वहाँ के सारे लेक्चरर्स गायब हो जाते हैं, वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ में डील कर जाते हैं, खत्म हो जाता है वो क्लास, और फोटोज फिर पैसे दे के ट्रांसफर होते हैं, एक ही बच्चे का फोटो 10 जगह पे लगा रहता है। तो बेसिकली ये सारे जो माफियाज हैं, ये इसकी वजह से ही हो रहा है। क्यों? तो यही मैं, यदि ग्राउंड लेवल पे मेरे प्रोफेसर्स को मैं अच्छा एक्सपर्ट, जो प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग, चेंज ऑफ सिलेबस, 30 साल से हमारे मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस। तो वो प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग, रिसर्च आउटसोर्सिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन, इंडस्ट्री, ये, एंड गुड employment and money to the faculties based on their continuous upgradation of their profile and research. That's why उससे क्या होगा कि फैकल्टी भी रिसर्च करेगी। ये सारे चेंजेस मैं लाना चाहूंगा। यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, पेरेंट्स से निवेदन करूंगा अगर सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो। सर अगर कोई गेट क्वालिफाइड रहा तो उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है? गेट एक क्राइटेरिया रहता है, जैसे जर्मनी वगैरह जैसे कंट्री में गेट का भी बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, दे सकते। जीआरई जीमैट का ज्यादा वेटेज है, लेकिन गेट का भी अपना एक ये है। काही प्रश्न नाही म्हणजे चांगलं झालं नाही तर सगळं डोक्यावरनं गेलं। एक असतं इमोशनल लिसनिंग, इमोशनल लिसनिंग, सर इतकं चांगलं बोलत होते, अरे काय बोलत होते मला, अरे मी सांगू नहीं शकत पण खूप चांगले बोलले, है ना। और एक रहता है प्रेफुल लिसनिंग, प्रेफुल लिसनिंग में और एक रहता है क्या बोलते हैं, तर्क शुद्ध एक लिसनिंग रहता है, इंटेलेक्चुअल लिसनिंग। तो इंटेलेक्चुअल लिसनिंग में क्या रहता है कि मैं बात कर रहा हूँ तो ये सच बोल रहे हैं, ये ज्यादा बात कर रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अरे साला देखते ना क्या है। इंटेलेक्चुअल जो ठीक लग रहा है अपने तर्क को यूज करके सुनना। और तीसरा रहता है फिर प्रेफुल लिसनिंग, मुझे जानने की चाह में सुनना, कि मुझे कुछ जानना है भाई। तो एक भी व्यक्ति यदि सुन ले और उसने उसको इम्प्लीमेंट कर डाला तो बहुत फर्क आ सकता है जीवन में। आमचे विद्यार्थी नक्कीच तुम्हाला प्रश्न विचारतील। सर्व एका लाईनने सरांनी शांत नका बसू। आपण आतापर्यंत 15 दिवस जे काही शिकलो त्यामध्ये तुमच्या डोक्यात तर थोडा जरी प्रकाश पडला असेल तर मला असं वाटतं की सरांनी इतकं छानपैकी फॉरेनचं आणि एज्युकेशन, आपलं इथलं एज्युकेशन सर्व विस्तृतपणे सांगितलं, तर तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडायला पाहिजे। दाबून ठेवू नका डोक्यात, मला माहिती आहे तुम्ही सर्व हुशार आहात। सर मैंने बीटेक पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में की, तो सर और गेट भी क्वालिफाइड की, तो आईआईटी हैदराबाद में भी एडमिशन हो गया था पर ड्रॉप आउट कर दिया आईआईटी से। क्यों? सर मेरा यहाँ पे एमपीएससी राज्य सेवा का प्री क्लियर हो गया था, जो स्टेट सर्विसेज है ना,
उसका मेंस की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए अभी उसका मेंस दिया, रिजल्ट पेंडिंग है। तो सर मतलब पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्ट से क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है यूएसए में? और अभी सर मैं अपग्रेड भी कर रहा, AIML के कोर्सेज लगाए हैं, वो कर रहा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले एमपीएससी पूरा करो अभी। जी सर। सी मैंने सबसे पहले बोला कि करियर आइडेंटिफाई करो, है ना। तुम्हारा तुमने क्यों छोड़ा आईआईटी? यस क्यों छोड़ा आईआईटी? सर, सिविल सर्विसेज के लिए। तो फिर सिविल सर्विसेज की तरफ पूरा ध्यान दो अभी, फोकस। यस अभी यदि आपने पीछे हट गया तो संकल्प शक्ति में कम है फिर आपकी, यस है ना। तो सबसे पहले आपने करियर का आइडेंटिफाई किया कि मैं सिविल सर्विसेज करना चाहता हूँ, यस और वो क्वालिटीज मेरे अंदर है। कंफ्यूजन यदि है तो अपन प्रोफेशनल टेस्ट और ये सब करके वी कैन अराइव ऑन सर्टन कंक्लूजन्स, ठीक है। इनसिक्योरिटी है, सब कंफ्यूजन बैकअप है, प्लान है हाँ, मतलब। है ना, कंफ्यूजन है। तो बेसिकली प्रोफाइल बिल्टअप अच्छा चालू रखो आपका, जीआरई वगैरह अच्छे से देके रखो, एंड सर्टन टाइम फ्रेम एक डिसाइड करके रखो एमपीएससी यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के लिए, कि ये मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, ये 2 अटेम्प्ट में यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। यस ऑब्सेशन भी ठीक नहीं है। यस देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बोथ द थिंग्स। मिडिल पाथ कभी भी अच्छा रहता है। एक्सट्रीम 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 कहीं पे सीए बन रहा है, काय करतोय रे, सीए करतोय, तो 30 वर्षाचा झाला तरी सीएच करत राहतो तो बिचारा, आणि कोणी कोणी 2-3 झटके। तर तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे की माझं एक स्टॉप लॉस कुठे असला पाहिजे, है ना। दैट इज अ पैरामीटर। तो यू डिसाइड कि तुमने आईआईटी छोड़ दिया तो जस्टिस तुम एमपीएससी से कर, लेकिन उसका एक समय सीमा तय करो कि वो समय सीमा में हुआ तो ठीक, नहीं तब तक के जो 12 बाकी सारा कर रहे हो यस ये चालू रखो। गेट पीजी पे तुमने पास किया है तो आज ओएनजीसी वगैरह में भी गेट पीजी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है एंटर होने के लिए, तो वो भी सारा है। प्लस यूएस वगैरह में जाओगे तो जीआरई अच्छे से दे दो, स्पेनिश लैंग्वेज सीखना तो सीख लो, या जर्मन यू कैन टीच, ये बाकी एआई मशीन लर्निंग सारा कर लो, ये सब कर लो, और यूएस में मास्टर्स करने चले जाओ। उसके लिए प्रॉपर तरीके से 1 साल पहले अपने को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सपोज अपन पकड़ते हैं, एमपीएससी कब है तुम्हारा? अभी 2 अटेम्प्ट यदि पकड़े, नेक्स्ट तो कब है यूपीएससी एमपी? सर नेक्स्ट दिसंबर में होगा, कौन से? ये वाले, ये साल के। और उसके बाद का? उसके बाद का सर फिर जून में होगा, प्री जून में। तो तुम क्या कर सकते हो कि यू कैन डिसाइड कि जैन एक तो अगस्त 25 कैन बी द टारगेटेड ईयर ऑफ एडमिशन फॉर द अब्रॉड फॉर यूएस, और जैन उसके लिए अपना प्रोफाइल बिल्टअप भी साथ में चालू रख दो, ये वाला सब करो। और तब यदि जाना है तो फिर अपन जून के बाद में बेसिकली क्या रहता है कि एक तो 26 जैन ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, 26 अगस्त ज़्यादा रहेगा। स्कॉलरशिप यदि चाहिए तो 1 साल पहले एप्लीकेशन करना चाहिए। वी शुड अप्लाई 1 ईयर इन एडवांस फॉर बेटर स्कॉलरशिप्स, वी शुड हैव एम्पल टाइम इन हैंड, सो वो अपन कर सकते हैं। लेकिन एक फाइनल अटेम्प्ट समझ लो कि जून का आखिरी अटेम्प्ट है तुम्हारा। यस यदि जून के बाद और 4 दे रहे हो तुम अटेम्प्ट, नहीं सर, तो फिर तो तुम घर के भी नहीं हो और घाट के भी नहीं। समझ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी ये स्टेज पे तुमको यही बता सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हॅलो सर, माय नेम इज आदर्श. काय नाव आहे? आदर्श. स्पष्ट बोल ना. हां, आदर्श. सर तुम्ही आता इंजिनिअरिंगबद्दल सांगितलं, मॅनेजमेंटबद्दल सांगितलं, जे आउट ऑफ जे दुसऱ्या कंट्रीमध्ये. पण माझं ग्रॅज्युएशन ॲग्रिकल्चरमध्ये झालं आहे, तर सर ॲग्रिकल्चरसाठी जे स्कोप आहे समोर, तो कसा आहे जो आउट ऑफ कंट्री आहे? ॲग्री बिझनेस मॅनेजमेंट मध्ये MBA तुला करता येतात, ते तू करायला पाहिजे. लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंट पण ॲग्री बिझनेसमध्ये खूप कामी येऊ शकतं. हे सगळं तू MBA प्रोग्राम्स करायला पाहिजे. फार्मिंग रिलेटेड काही मास्टर्स असतील आधुनिक शेतीला निगडीत करून, तर ते करायला पाहिजे. त्याच्यापेक्षा तुला शेती करायची आहे का स्वतःला? करायची म्हणजे काही ना काही इनोव्हेटिव्ह जे बाकी आता ते सह्याद्री फार्म्स आहे नाशिकचं, कसं कॉपरेटिव्ह फार्मिंग आहे. जे कसं जे आपल्या भागातले जे शेतकरी आहे ते त्यांना घेऊन चालणारी कंपनी आहे. तर तसं ते कसं आपल्याला पण प्रॉफिट होतो आणि दुसऱ्याला पण प्रॉफिट होतो. म्हणजे एक जो म्हणतो आपण सोशल, तसं आपल्याला एक कन्सेप्ट चालवायचा आहे. तुझी घरची शेती आहे? हो सर.
किती एकर आहे? 8 एकर कुठे आहे? गावाला आरवी. आरवीला. सुपीक आहे? हा सुपीक आहे, ओलीत आहे. हे बघ, आपल्याकडे पहिले कॉन्सेप्ट होता शेती उत्तम, व्यापार मध्यम, नोकरी कनिष्ठ. पहिले आपल्याकडे एक हे होता की शेती उत्तम म्हणजे सगळ्यात पहिले मुलगी मिळायची शेतीवाल्याला लग्नाची. सेकंड होता व्यापार मध्यम, तिसरा होता नोकरी कनिष्ठ. आता नोकरी उत्तम, उत्तम, व्यापार मध्यम, मध्यम, शेती कनिष्ठ झालाय, जे चुकीचं आहे. तर तुझं जे रिव्होल्युशनरी विचार आहे तुझा, तुला शेतीला करायचं आहे तर तू शेती करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी असे माधवन वगैरे याचे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत साऊथमध्ये. एक तर MBA इन ॲग्री बिझनेस मॅनेजमेंट करतो. त्यांनी काय होतं की तू फार्मिंग इंडस्ट्रीमध्ये काम करू शकतो, प्लस तुला जे करायचं आहे कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग वगैरे यांना मार्केट, इंटरनॅशनल मार्केट तू उपलब्ध करून देऊ शकतो. समजलं? ते मेजर आहे. सेकंड आहे की आधुनिक सॉइल टेस्टिंग्स वगैरे जे असतात किंवा आधुनिक शेती, ऑर्गॅनिक फार्मिंग और आधुनिक शेती याच्या रिलेटेड जितके पण वर्कशॉप्स आहेत, सर्टिफिकेशन कोर्सेस आहेत, हे सगळे ॲडेड टू याच्यासोबत करायला पाहिजे. तर त्यांनी तुला खूप जास्त तुझा फायदा होईल. आणि हे बाहेर तुला जायचं आहे तर आधुनिक इस्रायल वगैरे जे आहे त्यांनी रिव्होल्युशनरी शेती केलेली आहे. तर तुला जर्मनी किंवा या कंट्रीजमध्ये फार्मिंग रिलेटेड काही तुला जाऊन काही करता येत असेल तर चांगलं आहे. पण कसं असतं की आपली शेती जी असते ती आपल्या वेदर कंडिशन्सवरती असते निर्भर, आणि आपल्या जमिनीचा कस आणि तिथल्या जमिनीचा कस हा वेगळा वेगळा असतो. आपल्याला मार्केट आयडेंटिफाय करणं, आपला माल विकता आला पाहिजे, तर ते जास्त मेजर गोष्ट आहे. आणि जी शेती आहे त्याला अजून चांगलं करता आलं पाहिजे आणि जमिनीची कस वाढवता आली पाहिजे. तर तू ॲग्री बिझनेस मॅनेजमेंट कर आणि या सगळे रिलेटेड कोर्सेस जे आहे ते भारतामध्ये कर. पण ॲग्रीला सोडू नको, फ्रस्ट्रेट नको ॲग्रिकल्चर पासून. राजा राहशील तू उद्या. थँक्यू. खरोखर काही प्रश्न येत असतील तर विचारा, मनामध्ये काही प्रश्न उत्सुकता असेल तर विचारा. असं सर म्हणतात आहे म्हणून नाही विचारायचं, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तुमच्या आतमध्ये खरंच क्युरियोसिटी असेल की येतात आहे प्रश्न, मला काही विचारायचं आहे, डाऊट असेल काही, अच्छा तो ॲब्रॉडशी रिलेटेड नाही, कशाहीशी रिलेटेड असू शकतो, तर तुम्ही विचारू शकता. बी कम्फर्टेबल. ठीक आहे. सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन हे सगळं करायला पाहिजे. एक मिनटं, जस्ट अ मिनिट. फुल काचेला नाही, वरनं धक्का द्यायला दे धक्का. अरे असं कसं नाही उघड ना जर. नाही उघडणार मग याच्यातनं काय शिकली? याच्यातनं तुझ्या लाईफसाठी काय बोध घेते तू? तुम्ही सांगा. हा सांग. येस, एनीबडी कॅन आन्सर. हा व्हेरी गुड, क्लॅप फॉर हिम. बरेचदा असं होतं की आपण खूप सारे इफर्ट्स टाकत असतो, खूप इफर्ट्स टाकतो आपण आणि आपल्याला सक्सेस नहीं मिलती. जैसे तुम्हारी केस में जो ना तुमको बताया मैंने, बहुत इफर्ट कर रहे, बहुत इफर्ट कर रहे, बहुत इफर्ट कर रहे, सक्सेस ही नहीं मिल रहा, सक्सेस ही नहीं मिल रहा. तो ऐसे समय एनालाइज करो कि मेरे इफर्ट जो है राइट डायरेक्शन में है क्या. गिव योर 100% बट इन राइट डायरेक्शन. तो कभी कभी पॉज लेना भी अच्छा रहता है, यदि समझ में नहीं आया तो पॉज भी ले लेना चाहिए. तो हमारे इफर्ट्स का डायरेक्शन सही चाहिए. 100% दो लेकिन गलत दिशा में दे रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगा.
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी आकर्षक और काफ़ी कैलकुलेटिव जवाब दिए। करियर के मामले में बहुत बार ऐसा होता है सर कि मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, हवा भर के चले जाते हैं, बट वास्तविकता का जो टच होता है, रियलिस्टिक जो अप्रोच होती है, वो आपने बताई। चाहे वो देश की शिक्षा हो, विदेश की शिक्षा हो, एकदम रियलिस्टिक अप्रोच जो है सर आपने यहाँ पे विद्यार्थियों को बताया। लास्ट का जो आपका आपने जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि गलत डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स करोगे तो गलत ही नतीजा आएगा, वो भी काफ़ी सीखने योग्य था। और आपके लेक्चर से ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ पे है क्या है। यहाँ पे आदर्श ने आपको नहीं क्या एग्रीकल्चर का नहीं क्या बताया बैकग्राउंड, आपने उसको काफ़ी सुंदर तरीके से प्रमोट किया कि उसने फार्मर बनना चाहिए, एक सफल फार्मर बनना चाहिए। और हमारा जो पुरातन ट्रेडिशनल जो एक व्यवसाय होता था उसको आपने रिवाइव किया। काफ़ी अच्छा लगा सर इस तरह के जवाब सुन के। मतलब इंसान जहाँ पे भी है, जैसा भी है, वहाँ पे उसने बड़ा काम करना चाहिए। ये आपकी सीख जो है काफ़ी सर मोटिवेटिंग थी। आपके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि काम जो गैर ज़रूरी है वो सब करते हैं, काम जो गैर ज़रूरी है वो सब करते हैं। मुकुल सर जो करते हैं तो सब कुछ गजब करते हैं, सब कुछ गजब करते हैं। इसके बाद मैं टोंगसे सर से निवेदन करूंगा, सर का स्वागत सत्कार सम्मान करें, सर के बारे में 2 शब्द बोलिए। सरांच्या बद्दल सांगायचं झालंच तर सर्वप्रथम तर मी हे सांगेल की ते माझे खूप जवळचे मित्र आहेत आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये वैदिक शिक्षण आणि वैदिक हा जो विषय आहे पूर्ण, तर त्या याचे ते महाराष्ट्राचे हेड होते. वैदिक धर्म आणि वैदिक धर्माच्या सोबत बाकी जे काही येतं त्या ट्रस्टचे ते हेड होते. आणि तिथे त्यामध्ये मधून आम्ही दोघंजण मनाने जुळलोत आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये. आता प्रश्न झाला त्यांच्या क्वालिफिकेशनचा. तर त्यांचं क्वालिफिकेशन, अनुभव, बरीच मोठी लिस्ट आहे ती मी तुम्हाला उद्या वाचून दाखवेल. आता आता एवढंच सांगतो कारण त्यांनी 1:15 वाजता मीटिंग आहे. पण आणि त्यांचं तुम्ही भाषण नाही म्हणता येणार, मार्गदर्शन. हे भाषण नाही आहे, भाषण देतात ते आपले नेते मंडळी. हां, आणि नेते मंडळी तर ते भाषण नाही आहे. हे जसं तुम्ही जे काही ऐकलं ते तुम्हाला जे मार्गदर्शन आहे ज्या एज्युकेशन फील्डमध्ये, पुढचं जे काही तुमचं करिअर बनवायचं आहे त्या फील्डमध्ये. आज आपण इथे ज्या ॲप्टॅट एज्युटेक करिअर डिझाईन अकॅडमीमध्ये बसलेलो आहे, आपण आपलं तेच ध्येय आहे. सरांची जी इन्स्टिट्यूट आहे अष्टुटे, ते पण करिअर डिझाईनचीच आहे. ते फॉरेनशी जुळलेलं आहे आणि त्यांची इन्स्टिट्यूट आणि आपली इन्स्टिट्यूट हे एकत्रित काम करायचं आणि तुम्हाला तुमच्यासारख्या लोकांना फॉरेनपर्यंत नेऊन पोहोचवायचं, म्हणजे त्यानंतरही जॉबपर्यंत नेऊन पोहोचायचं. तर त्यांनी सांगितलं ते तुम्ही ऐकलंच आहे, ते रिपीट करायची गरज नाही. पैसा ज्याच्याकडे नाही, आणि मी पण तुम्हाला नेहमी बोलत असतो जेव्हा बोलतो आहे तेव्हा, की बिना पैशानं पण शिकता येतं. पैसा असला तर तो शिकतोच. श्रीमंताचा मुलगा ते नेहमी शिकतो, पण मिडल क्लासमधला, गरिबाचा, ज्याच्यामध्ये टॅलेंट आहे ते आपण नेहमीच बोलतो आहे. तर ते ही हस्ती आहे की जी आपल्या ॲप्टॅट एज्युटेक्ससोबत जुळून त्यांनी जेव्हा स्वतःहून त्यांचा मला जेव्हा फोन आला आहे आणि म्हणे तुम्ही असं करता आहे, तुमचं तर फील्ड टेक्निकल इंजिनिअरिंग वेगळं आहे, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी तुमच्या इकडे कसे. मग मी माझा उद्देश जे तुमच्याशी बोललो होतो त्यांच्याशी शेअर केला होता मी. तर म्हणे तुम्ही मी तुमच्याशी जुळतो आहे. तोपर्यंत मलाही माहिती नव्हतं की हे सर यामध्ये काम करतात. मला हे माहिती आहे की आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये आहेत, हायली क्वालिफाईड आहे, बाकीचा अनुभव आहे. पण म्हणून आपण ते जास्त आता वेळ घेत नाही. 6 वाजता मीटिंगचं काय 1:30 वाजता आहे माझी. 1:30ला आहे ना. हां, ठीक आहे. म्हणजे आहे, रिलॅक्स आहे. तर असा विषय आहे. सरांसोबत, सरांच्या मिसेस पण सोबत आहेत. आनंदाची गोष्ट आहे. आज आपण त्यांनी एवढं आपल्याला बोधामृत पाजलं, पण तुम्ही लोक खरोखर त्यातून काही घेणार असलात तर खरं आहे.
मी बघाय तुम्ही जे लोक मला MBA वाले भेटायला आलेच केबिनमध्ये, त्यावेळेसही मी तुम्हाला आता ते शब्द रिपीट नाही करत. पण मला असं वाटतंय का मी जे 15 दिवसामध्ये माझ्या क्लासमध्ये तुम्हाला बोललो, सरांनी पण तेच सांगितलं हो, किती पोटतिडकीकडे सांगतोय आम्ही लोक. पण तुम्ही समजून घ्याल तर ना. म्हणजे तुम्ही म्हणजे सॅम्पल केस झाली. तुम्ही इथे आता आमच्या समोर आणून तुम्ही हा शब्द वापरतोय. हा जनरल आहे. विदर्भातल्या लोकांना तर फारच घातक आहे. आणि आता आणि टॅलेंट मुलं तुमच्याच मधून येतात. फक्त यांना गायडन्स पाहिजे सर्वांना, की ते 5वी-6वी पासून त्यांना शिकवलं गेलं पाहिजे. आणि जे सुरुवातीपासून जर त्या शाळेच्या व्यतिरिक्त जर एज्युकेशन, स्किल बेस एज्युकेशन आपण त्याला जे म्हणतो आहे, ते जर घेतलं, व्हॅल्यू ॲडेड कोर्सेस हे ते सर, तर निश्चितच आपल्याला म्हणजे ते म्हणतात ना, स्वर्ग दूर नाही आहे, 4च बोटं पुरायची बाकी राहिले. किती छान म्हणी आहेत. तर हे बोटं पुरतात तर तुमचे, न पुरायला काय झालं ते. म्हणून काळजी करायचं नाही. जसं सरांनी तुला सांगितलं, तुला फॉरेनला जायचं आहे, तुझं फाईल बनवून सरांकडेच द्यायचं आहे. पण सरांनी तुला जे आत्ता गाईड केलेलं आहेस इथे, की ते कधी जायचं, तो जो टाईमलाईन प्रोग्राम आहे तो व्यवस्थितपणे प्लॅन कर. किंवा त्यामध्ये अडचण येत असेल तर तू सरळ माझ्याकडे, आपण जिथे सरांचं गायडन्स घ्यायचं आहे तिथे निश्चित आपण त्यांच्याशी बोलू आणि तो प्लॅन करू. आणि आणि पुढे जाता येईल. आणि जसं आता आहे ॲग्रिकल्चरवाल्याचा पण विषय तसाच आहे. आता ॲग्रिकल्चरमध्ये पुढे जायचं आहे तर चांगलं आहे ना, पण ते वेल प्लॅन्ड पाहिजे. ध्येय ठेवणे हा एक वेगळा भाग आहे. म्हणजे मला माझा गोल फिक्स करायचा आहे, मला हे करायचं आहे. म्हणजे नुसतं शब्दांनी नाही होत. म्हणजे त्याला मी म्हणजे मागे बोललो पण होतो तुम्हाला, की नुसतं हवेत तीर मारून नाही होत. किंवा मला काय कलेक्टर व्हायचं आहे. अरे हो, कलेक्टर व्हायचं आहे. पण तेच सर म्हणतात ना, कोणी कलेक्टर होताना तुला त्याची तयारी तर करावी लागेल ना बाबा. तू म्हणशील का मला कलेक्टर होता का, ते कलेक्टरचं सर्टिफिकेट तुझ्या घरी येणार आहे का आपोआप चालू? तर असं कधीच होत नाही. ते आपलं मराठीत म्हणा ना, दे रे हरी पलंगावरी, तो हरी पलंगावर कधीच देत नाही. त्यासाठी त्या हरीकडे काही घ्यायचं असेल ना, तर त्या तिथे पंढरपूरला जावं लागतं. आणि दुसरं तर मी तुम्हाला तेही सांगितलं होतं का दगडातला देव कोणालाच काही देत नाही. ठीक आहे, आपण पूजा पाठ थोडंसं मी म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त माझं मत आहे. म्हणजे मी नास्तिक आहे ना असं नाहीच आहे, आस्तिक ते तुम्हालाही माहिती आहे. पण माझं एक वेगळं मत आहे. मी प्रत्येकाला ते सांगायचा प्रयत्न करतो की क्रियाशील व्हा. दगडामध्ये देव शोधतो आपण, तिथे नतमस्तक होतो. म्हणजे ते एक प्रकारचं मेडिटेशनच आहे. मेडिटेशन हा महत्त्वाचा आहे. आणि आपल्या स्वतःच्या शरीरातलाच देव आपल्याला जागृत करायचा आहे. तेच तर मेडिटेशन आहे. तर मेडिटेशन घेणार 10 मिनिट बाकी. 2 मिनिटं डोळे बंद करू. हां, थोडं तर आपण एक मेडिटेशन करू. आजचं आपलं मेडिटेशन आपण सुरुवात करतो ते राहिलंय. तर आता सर आज मेडिटेशन सांगेल, घेऊया आपण. मी थोडं थांबतोय. आहे का? अच्छा आहे. दिसत काय तर दिसत नाही ना तो. मला काय तसा माझा आवाज असा आहे की मला माईकची गरज नसते तशी, तरी ठीक आहे. चला डोळे बंद करूया. तुम्हाला थोडं नाडी शोधन प्राणायाम येतं का? लाईक दिस. डोळे बंद करू आपण. नवीन असेल त्यांना माहिती नाही. नाडी शोधन बाकीच्या. अच्छा, हे मधलं बोट आणि पहिलं बोट आपलं इथे मध्ये ठेवायचं, कपाळाच्या इथे. हां, अंगठा जो आपला उजव्या नागपुडीवर ठेवा आणि करंगळी आणि रिंग फिंगर जे ते डावीकडे ठेवा. डोळे बंद करा. डावीकडनं श्वास घ्या, उजवीकडनं सोडा आणि उजवीकडनं श्वास घेऊन डावीकडनं सोडा. डोळे बंद ठेवा.
रिलैक्स आफ्टर दिस राउंड। विश्राम करें, आंखें बंद रखें। अब हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार के लिए सांस लें। गहरा विश्राम करें। जस्ट रिलैक्स। कोई भी प्रयत्न ना करें, केवल विश्राम करें। हर अंदर आने वाली सांस हमें ऊर्जा देती है और हर बाहर जाने वाली सांस हमें विश्राम देती है। एवरी इनकमिंग ब्रेथ energizes the body and every outgoing breath gives us relaxation. Take a deep breath in and slowly breathe out. इस परिसर के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाज़ें आ रही हैं, कूलर की आवाज़, पंखे की आवाज़, मेरे बोलने की आवाज़, उसको सुने, उन आवाज़ों के साथ एक हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। बिकम अवेयर अबाउट योर बॉडी। Our body is a beautiful gift given by God. Respect your body. हमारा शरीर ईश्वर ने दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है, उसका सम्मान करें। अपने विचारों को देखें, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार हों, बुरे विचार हों, जो भी हैं, उनको ना रोकें, उनके साथ एक हो जाएं। बी इन हार्मोनी विथ योर थॉट्स। अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। जस्ट बिकम अवेयर अबाउट द इमोशंस।
खुशी की भावना है, दुख की भावना है, कोई बात नहीं। बी इन हार्मोनी विद द इमोशंस। You are love, you are joy, you are enthusiasm. आप ही प्रेम है, आप ही आनंद है, आप ही उत्साह है। सच्चिदानंद स्वरूपो हम। सच्चिदानंद स्वरूपो हम। सच्चिदानंद स्वरूपो हम। Take a deep breath in and slowly breathe out. अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। विराम करें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। सांस लें और आहिस्ता से छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए शरीर और परिसर के प्रति सजगता के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। विद अ स्माइल। सर गायक पण आहे, संगीतकार पण आहे, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे रिनॉल्ड टीचर आहेत, खूप काही आहे ते ते बाकी अजून. कारण आता त्यांची मीटिंग आहे 1:30 वाजताची, त्याच्यामुळे त्या ऑनलाईनची, त्यामुळे आपल्याला ठीक आहे. ताई सगळ्यांना भूक लागली असेल. नाही ताई तेवढे ते वर या प्लीज. हां अच्छा, हां, त्यांना अच्छा. पोस्टपोन करताय का 10 मिनिट? हां, बरं बरं झालं थँक्यू. या डॉक्टर वर्षा चिमोटे आहेत आणि शी इज पोस्ट ग्रॅज्युएट इन ऑक्युपेशनल थेरपी आणि या ना रिहॅबिलिटेशन, वर. सगळं रिहॅबिलिटेशन काउन्सिल चे मेंबर आहे. सगळं लर्निंग डिसॅबिलिटी वगैरे सगळं त्याचं स्पेशलायझेशन. आणि नागपूरच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग याच्या टीचर कोऑर्डिनेटर आहेत त्या प्रमुख. चला आम्ही ब्लेसिंग पण घेतो. अरे नाही ठीक. चला त्यांना सांगितलं मी 2 वेळा, त्यांनी पाठवला नाही.
अरे बाप रे. वा. ये ना बस. या सर, आइए आइए. थैंक यू. मेरे को आश्चर्य देखो, मैंने कल शाम को इनको बताया कि मैं आ रहा हूँ अमरावती, और एक रात में उन्होंने देखो कितने कम समय में क्या क्या कर दिया सब. वैसे आउटडोर काहीच नाही आमच्याकडे. इंडोर है.